हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस के यूनिट 3 के एमसीक्यू सॉल्व। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे द डिफरेंस बिटवीन द बजट डेफिसिट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट। पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डेट सर्विस पेमेंट? डेट सर्विस पेमेंट मतलब जब गवर्नमेंट अपने लोन को, जो उन्होंने डेट ले रखा है, उसको सर्विस कर रहे हैं। सर्विस मतलब टाइम टू टाइम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। लोन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंटरेस्ट पेमेंट, कि टाइमली उसका इंटरेस्ट जाता रहे। सो डेट सर्विस पेमेंट मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट। अब कह रहे हैं बजट डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है? देखो, वैसे तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, जिससे हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने को बोल ही रहे हैं, तो बजट डेफिसिट भी तो यही होता है ना। बजट डेफिसिट क्या होता है? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर प्राइमरी डेफिसिट होगा। बजट डेफिसिट इज़ व्हाट, कि जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और रिसीट्स कम है, और अगर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो बचता क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाइपोथेटिकल फिगर्स गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट। तो हमें पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू रिसीट्स क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहले ही गिवन है 20,000 रुपीज़ रेवेन्यू रिसीट्स। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमें सर्च करना पड़ेगा। बोरिंग्स तो कैपिटल रिसीट होती हैं। अदर रिसीट्स, अब अदर रिसीट्स का मतलब है, अगर आप देखो क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीट्स गिवन थी, रिकवरी ऑफ लोन ये भी कैपिटल रिसीट है। अब अदर रिसीट्स का मतलब भी यही है कि ये भी कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू नहीं हो सकती क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन है अलग से। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 4500। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होगा सारे एक्सपेंडिचर में से सारी रिसीट्स माइनस करनी है, सिर्फ एक रिसीट नहीं लेनी है। कौन सी? बोरिंग्स वाली। लोन नहीं लेना, जो गवर्नमेंट ने बोरिंग्स लिया उसको नहीं हम यहाँ माइनस करेंगे। और बोरिंग्स का एक और भी नाम आ सकता है एग्जाम्स में, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। बोरिंग्स नहीं लेनी है हमें इसमें, ठीक है। तो पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। वो दो टाइप का होता है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। रेवेन्यू तो मेरे सामने है 24,500। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन में गिवन था 26,000। अब मुझे इसमें से सारी रिसीट्स माइनस करनी है, वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, बस बोरोइंग्स नहीं लेनी है। सो सबसे पहली रिसीट कौन सी थी? 20,000, वो लेनी है। 1,500 ये भी लेना है। 20,000 भी है, फिर 1,500 भी है। रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन लिया है ना वो नहीं लेना है। मतलब कौन सी रिसीट नहीं लेनी? ये 15,000 वाली। अदर रिसीट्स कितनी है? 5,000 ये लेना है। और बस हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको अब हम प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हुआ? 24,500 प्लस 26,000 में से माइनस कर देंगे हम 26,500। तो आंसर इज 24,000। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैम, यहाँ पे आपने पहले आर लिया, फिर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर रिसीट्स, तो यहाँ पे मेरा आंसर माइनस में आया था, यहाँ मेरा आंसर पॉजिटिव आया। बेसिकली डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन रिसीट्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। फिजिकल डेफिसिट हमारा 24,000 है, इंटरेस्ट कितना है? 2,000। सो 24,000 माइनस 2,000, 22,000। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? देखो, पहले तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए हमें। एप्रोप्रिएशन होता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड वर्ड भी आप समझ सकते हो, अप्रूव्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो पूल ऑफ फंड्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फैमिली की बात करूँ कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ये कहे कि आई हैव अप्रोप्रिएटेड 10,000 फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब कि जो उनके पास पूल ऑफ फंड्स है, जो उनकी इनकम है, उसमें से इतना भाग उन्होंने कहीं पे किसी को डिवाइड कर, किसी को दे दिए, कहीं पे खर्च कर दिए। सो एप्रोप्रिएशन बिल ये गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट का जो सारा पैसा इकट्ठा होता है, उस फंड को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड नाम से समझ आ रहा है, सारा पैसा गवर्नमेंट का, रेवेन्यू रिसीट्स हो, कैपिटल रिसीट्स हो, लोन मिला हो, टैक्सेस का फॉर्म का पैसा हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, गवर्नमेंट भी लोन देती है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई भी पेमेंट्स मिली हो, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। अब उसमें से आप जो चाहे
पैसे निकाल नहीं सकती गवर्नमेंट को। उसका एक प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की, कोई राजा वाला रूल नहीं है ना कि जो राजा चाहे वो कर लेंगे। तो पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन होती है बजट की, उसके बाद सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने के बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट को राइट दी जाती है कि आप इसमें से पैसे निकाल पाओगे और जो जो पर्पस हमने बोले हैं इस पर्पस के लिए आप इतने इतने पैसे उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अगला, व्हाट इज़ पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है उसको मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब होता है बेसिकली आरबीआई की ड्यूटी है ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो होती होती है, आरबीआई की भी है ना, बिकॉज आरबीआई इज़ दी एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा हुआ आरबीआई इज़ दी गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं है, जहाँ हमारा होता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि बेसिकली उन्होंने कोशिश करनी है लोन रेज करने की, जितना कितना लोन चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो गवर्नमेंट के पास, और प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज इंटरेस्ट रेट पे भी ना हो, इंटरेस्ट रेट्स भी ठीक हों। पढ़ते हैं, एन एफिशिएंट बजटरी पॉलिसी टू अवेल रेजिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज एट लोअर। सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसी से लोन रेज करने को ही पब्लिक डेट रेज का मतलब होता है लेना, टेकिंग लोन्स। अगला कह रहे हैं रेजिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग एट द डिजायर्ड रिस्क एंड कॉस्ट। ये डेफिनेशन है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना फंड चाहिए कैलकुलेट करना, जज करना, डिजायर्ड रिस्क और कॉस्ट लेवल। डिजायर्ड रिस्क का मतलब होता है टाइम पीरियड देखना ना, हमें शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। अगर हम 10 साल का लोन ले रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको 10 साल में रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ व्हाट, कि हम सर्विस ना कर पाएँ उस डेट को। तो आरबीआई मतलब इन सब चीज़ों को, ये नहीं है ना कि हाँ ठीक है हमें 1 साल के लिए लोन ले दे दो। गवर्नमेंट को देखना है ना कि वो उसको सर्विस कर पाएंगे, नहीं नहीं तो फिर बैड डेट्स हो जाएंगे और गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग बिगड़ जाएगी, एक डिफॉल्टर की तरह प्रूव हो जाएंगे कि भैया ये तो लोन ही रीपे नहीं करते हैं। तो आरबीआई इस चीज़ की कैलकुलेशन करती है ताकि उसको कोई डिफॉल्ट ना हो गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एट्थ, रेलवे बजट। रेलवे बजट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द जनरल बजट। जो नॉर्मल पहले ना रेलवे बजट अलग से अनाउंस होता था, अलग से आता था, अब वो नॉर्मल बजट का पार्ट हो गया। और कौन से ईयर से? फ्रॉम द ईयर 2017-18। आउटकम बजट क्या होता है? देखो, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, होता क्या है जब गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को पैसा देती है, हर मिनिस्ट्री को, हर स्टेट गवर्नमेंट को पर्पस के लिए देती है, तो उनसे ना बाद में पूछा जाता है कि जो पिछले साल हमने आपको पैसे दिए थे तो आपने कहा था कि आप उसको यहाँ खर्च करोगे, क्या आपने किया? हम उनसे परफॉर्मेंस मांगते हैं। रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलती थी स्कूल में कि आपने एग्जैक्ट पढ़ा तो दिया हमने आपको, आपको जो हमने जो एफर्ट्स डालने थे हमने आप पे डाल दिए, लेकिन एक्चुअली आपने बदले में काम किया या नहीं करा। तो आउटकम बजट का मतलब होता है कि जो हमने बजट में से आपको फंड्स एलोकेट करे थे और जो आपने हमें बोला था कि हाँ हम इतना काम करेंगे, कितना आप अचीव कर पाए हो। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट आउटकम इंडिकेटर्स? हम जज करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने इतने स्कूल बनाने थे, आपने इतने हॉस्पिटल्स के लिए आपने पैसा लिया था, कि आपने वो पैसा खर्च करा या नहीं करा। कॉर्पोरेट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, एंड इज अ, it can be a capital receipt or revenue receipt. It is definitely a revenue receipt. Corporation tax, income tax, these are all part of central government, union government। ये हमने पढ़ा था यूनिट यूनिट वन में, नहीं यूनिट वन, हाँ यूनिट वन में कौन सा टैक्स किसके अंडर आता है। तब भी मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, रिसीव करती है। ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं। कैपिटल रिसीट तो वो होता है जिससे या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपने लोन लिया है, या आपका एसेट कम हो रहा है, आपने कोई एसेट बेचा है तो आपको पैसे मिले हैं। सो कॉर्पोरेशन टैक्स से ना तो हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ी है, गवर्नमेंट कोई पैसा वापस तो करना नहीं है, ना ही हमारा कोई एसेट कम हुआ। सो इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट लोन लेती है कौन सी रिसीट होती है? इट इज़ डेफिनेटली अ कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में तो सारी गवर्नमेंट की बोरिंग्स आ जाती है ना, फॉरेन से लियो या डोमेस्टिकली लियो, कहीं से भी लियो, पब्लिक से लियो, सब आ जाता है उसमें। सो उसका आंसर विल बी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कभी नहीं होगा बिकॉज बोरिंग्स आर नॉट रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल गिवन है हमें, इस पर से हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल रिसीट्स। अब आपको पता होनी चाहिए दो तरह की होती हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग का मतलब है जिससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी लोन लेके, नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब
आपने एसेट बेचा और आपको पैसा रिसीव हुआ, तो ये पैसा आपको किसी को वापस नहीं करना है, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या आपका एसेट डिक्रीज हुआ, तो ऐसी कैपिटल रिसीट्स हम सर्च कर लेते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल रिसीट्स आई कैन नॉट सी डायरेक्टली, तो गिवन नहीं है, तो हम सर्च करते हैं। रिकवरी ऑफ लोन ऐसा आ रहा है, ये कौन सी वाली हो गई? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे हमारा एसेट कम हो रहा है। देखो, जब गवर्नमेंट को अगर लोन रिकवर हो रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने लोन दिया था, गवर्नमेंट का लोन देना गवर्नमेंट का एसेट है, और अब एसेट कम हो गया, सो इट्स अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। 5.1 ये आएगा इसमें। और क्या गिवन है? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जब गवर्नमेंट सैलरी देती है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट टुवर्ड्स सब्सिडी, जैसे टैक्सेस हमारी रेवेन्यू रिसीट होती है, सब्सिडीज हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अदर रिसीट्स मेनली फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट्स बेच के, तो ये तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, ये भी आएगा यहाँ पे। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब मैंने बताया ना, रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। बोरिंग्स, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया, ये हो गई डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। स्टेट शेयर इन टैक्स रेवेन्यू, ये इसका गवर्नमेंट यूनियन बजट का कोई पार्ट नहीं है ना, ये तो सारा पैसा रिसीव करके हम उन्हें बाद में दे देंगे, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल रिसीट्स आर, तो हम माइनस सबको ऐड कर देते हैं, सॉरी ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी, सो दिस विल बी 6.8 plus 5.1 plus 11.6, so this is 23.5. रेवेन्यू डेफिसिट इज, फॉर्मूला लगाना है, रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में ये 3 है, सो दिस इज 41.1 प्लस 1.3 प्लस 3.2, तो ये हो गया 45.6, और रेवेन्यू रिसीट्स ये 2 थी, तो ये हो गया 26.3 प्लस 12.3, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 7। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज 7। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, एक तो पहले वाला है, ये वाला भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, एसेट बेचकर। 5.1, 11.6 नॉन डेट क्रिएटिंग, ये वाला डेट क्रिएटिंग है, सो ये दो है हमारे पास, दैट इज 16.7, 16.7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर्मूले तो ज़रूर पता होने चाहिए आपको, फॉर्मूले इकोनॉमिक्स में, ग्राफ्स, फॉर्मूले, ग्राफ्स, फुल फॉर्म्स ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बजट इज सेट टू बी अनबैलेंस्ड व्हेन, अनबैलेंस्ड का मतलब होता है या तो सरप्लस है या डेफिसिट है, मतलब या तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, सिर्फ एक रिसीट नहीं लेनी, कौन सी? बोरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17, बजट जनरली इम्पैक्ट्स रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। ये तो हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। गवर्नमेंट बजट के पर्पस ही 3 चीज़ें होती हैं, फंड्स कहाँ कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, रिच पीपल पे कितना टैक्स लगेगा, पुअर पीपल पे हम कितना स्पेंड करेंगे, और प्राइजेस को हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, उसमें गवर्नमेंट कुछ प्राइसिंग के रूल्स लगाती है, टैक्सेस बढ़ाती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, तो गवर्नमेंट के तीनों पर्पस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट सबमिटेड अलॉन्ग विद द बजट एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ FRBM एक्ट। FRBM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने बजट के डॉक्यूमेंट्स के साथ ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं, एंड आपको ये लर्न करने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। हमारे सिलेबस में से डॉक्यूमेंट्स के नाम है, डिटेल कुछ भी नहीं है इनकी, बट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है तो याद तो आपको पक्का होना चाहिए। इसका आंसर ए इसलिए नहीं है क्योंकि FRBM एक्ट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होता ही है ना कि बजट के बारे में मेंशन करना है। FRBM एक्ट में ये 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, इसके अलावा तो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट FRBM एक्ट में ये 2 पर्टिकुलरली है। गवर्नमेंट बोरिंग को क्या हम कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं? यस, वाई? बिकॉज ये लोन है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है इससे, कह रहे इससे एसेट क्रिएट होता है, नहीं, कैपिटल रिसीट इसलिए बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। रिटेल डायरेक्ट स्कीम कौन सी होती है? रिटेल डायरेक्ट होती है
प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए आरबीआई स्टार्ट करता है इसको। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल का मतलब ना प्लीज़ आप होलसेल और रिटेल, मतलब वो मार्केट अलग होती है, आप यहाँ पे ऐसे सोच भी सकते हो। रिटेल वर्ड इज़ फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, हम आरबीआई के पास भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ क्या खरीद पाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स। सो आंसर इज डी। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स का मतलब है, देखो कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, डेट क्रिएटिंग जिससे लाइबिलिटी बढ़ती है, और नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है एसेट का कम होना। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? कह रहे हैं दे आर दोज दैट डू नॉट क्रिएट एनी फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन। बिल्कुल सही, ये नॉन डेट है ना कि हमें फ्यूचर में इसको रीपे नहीं करना, इन वालों को हमें फ्यूचर में रीपे करना पड़ता है। कह रहे दीज आर दोज दैट क्रिएट फ्यूचर लाइबिलिटीज, वो तो डेट क्रिएटिंग वाली हो जाएंगी। कह रहे हैं ये कैपिटल रिसीट ही नहीं होती, ये तो गलत है, होती तो ये कैपिटल रिसीट्स ही हैं, बट डेट क्रिएटिंग वाली नहीं होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट एग्जाम्पल्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल बताओ। कैपिटल रिसीट्स देखो दो तरह की होती हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। पढ़ लेते हैं। लाइसेंस फी रिसीव्ड, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट बेचकर जो पैसा आया। असिस्टेंस फ्रॉम जापान फॉर कोविड वैक्सीन, दिस इज लाइक गवर्नमेंट ने हमें, जापान की गवर्नमेंट ने हमें असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प करी है, डोनेशन करी है। डिविडेंड इज ऑल्सो डेली। ये कैसे पता चला मैम आपको रेवेन्यू रिसीट से? बिकॉज इनसे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही कोई एसेट कम हुआ, तो ये सब रेवेन्यू कैटेगरी में आ गई। ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल, ग्रांट्स का मतलब होता है फ्री में पैसे देना, डोनेशंस टाइप। कह रहे ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इज, इनका रोज़मर्रा का काम है, इससे कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, कोई एसेट नहीं कम हो रहा, सो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन देख लेते हैं ए है या बी है। एज इट इज़ मेंट टू मीट द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स, एज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है? विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर, नहीं, नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन होती है जिससे विच नीदर रिड्यूसेज आर एसेट, तो ये तो गलत हो गया, नीदर क्रिएट्स नहीं। इट इज़ अ ग्रांट एंड सो डज नॉट कम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेंट टू मीट दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के रोज़मर्रा के खर्चे। तो अगर बाई चांस किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की कमी हो रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फ्री में पैसे दे के अप्रूव, कई बार होता है ना नेचुरल कैलामिटी आ गई, किसी स्टेट गवर्नमेंट को अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में पैसा खर्च करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट, क्रेडिट मीन्स लोन टू ब्रिज टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लोज। टेम्परेरी मिसमैच मतलब खर्चे गवर्नमेंट के ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, और अभी अभी एकदम से इनकम आ नहीं रही है, कुछ टाइम बाद आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लोन चाहिए आरबीआई को, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स मतलब बस थोड़ी देर के लिए अपने एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए हमने यहाँ से लिया और थोड़ा टाइम बाद हम उसको रीपे भी कर देंगे, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये आरबीआई देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर शॉर्ट टर्म। और यहाँ हमारा ख़त्म होता है यूनिट 3। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू यूनिट 4 और हमारा चैप्टर 7 ओवर हो जाएगा। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी मेड और भी बहुत सारे चैप्टर्स को मैं कवर अप कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ देखना, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सितंबर अटैम्प्ट हो या जनवरी अटैम्प्ट हो, क्वेश्चंस आर सेम, सिलेबस इज सेम, सो प्लीज़ पूरी जी जान लगा के मेहनत कर लो। थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे सितंबर एग्जाम्स को, इनफैक्ट 13 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। टुडे इज़ 12 अगस्त, वैसे ये वीडियो डालूंगी मैं 13 अगस्त को, तब एग्जैक्टली एक महीना हो जाए, एक महीना ही रह जाएगा हमारे एग्ज़ाम को। तो प्लीज़ वर्क रियली हार्ड। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।